सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम्। न श्रूयते महोदय। हरिओम। हाँ जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ गुरु जी, आ रही है। अच्छा, बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी, है ना, इसलिए चली गई थी संभवतः। जी जी, अभी भी नहीं है कोई जी। अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। एक मिनट, इसको और सही करते हैं। थोड़ा आवाज के बारे में बताओ, अब आ रही है? आ रही है, आवाज आ रही है भैया। ठीक है, ठीक है। चलो तो मुझे लगता है कि अब ये हो जाना चाहिए। थोड़ा स्क्रीन दिखाई दे ही रही होगी, है ना? बिल्कुल दिखाई दे रही है। चलिए, आचार्य जी, मैं आपको होस्ट कर दे रही हूँ, आप मुझे को होस्ट कर दीजिए। अब अभी हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें। अभी रुकिए, उसको थोड़ा जोड़ रहे हैं हमने। ओ तो अभी अच्छा, कर देंगे, चिंता न करिए। हाँ जी, अच्छा, तो आपको होस्ट कर दूं मैं अपने आप अभी हो जाऊंगा। वो क्या है अच्छा कि उस लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है जुड़ने की। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अभी जोड़ देते हैं, बस 1 से 2 मिनट लग सकता है। क्या बने भी हो गया था क्या प्रदीप जी ने? हाँ, प्रदीप जी ने हो गया था क्या? सगलों नहीं हो गया था। ठीक ही खाली हाँ बात लंबी करिए कि हो गया था, ठीक हो गया था सगला। मैं कहता ठीक हो गया तो सारे कोई दिक्कत थी, पर सगलों नहीं हो गया। बंद कर दे सारे इन वाले को इस्तेमाल करो। चलो न्यूज़ वाला बंद कर दे। ये ना दबा नमस्कार। अच्छा, वो लाल क्यों नहीं करना होगा? अच्छा, लाल देखा भी ये ना दबाया। चलिए, अब हो गया है ना? बिल्कुल हो गया है ना आपको? जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा क्या था, यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है। दोनों को मैंने अलग अलग वाईफाई से जोड़ा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जो जी पिक्चर में तो भी आई गई ये नहीं करो, बिना चलो ही मत, पर बिना आज समझ भी कोई नहीं। म्यूट कर दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक। चलो, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है अब अच्छे से? चलिए, अब आपको लगातार पहुंचेगी। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ, तो एक हाँ हूं कोई बीच में करें। कौन है यहाँ पर आप लोगों में से? करते रहे, ठीक है। चलिए, तो अब हम सदृशम त्रिशूलिंगेषु इसका व्याख्यान पढ़ रहे हैं। ये जो दो कारिका हैं, राजमणि जी आप हाँ हाँ बीच में थोड़ा करते रहिएगा। जी भ्राताश्री, जी जी बिल्कुल। हाँ,
हम यह अव्यय प्रकरण की अंतिम कक्षा कर रहे हैं। आज के बाद ये अव्यय प्रकरण समाप्त हो जाएगा, लघु सिद्धांत जी का पूर्वार्ध भी समाप्त हो जाएगा। ये क्लास मुश्किल से 20 मिनट की होने वाली है। आप देखिए, आज भी हम बहुत सारी चीजों के विषय में जानकारी एकत्रित करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। इधर जो बाईं साइड आपको ये दिखाई दे रहा है, इधर अव्यय की परिभाषा है, और जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है, इसमें एक भागुरी नाम के आचार्य का मत है। तो दो चीजें आज हम जान, स्पष्ट हो गया होगा विषय से। अव्यय की परिभाषा क्या है, तो उसके लिए ये अथर्ववेद की एक श्रुति है जिसको महाभाष्य में पढ़ा गया है। तो महाभाष्यकार ने वहां पढ़ा, सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्यय। यह जो परिभाषा है या फिर कहीं यह जो कारिका है, ये वेद में आवाज ब्रेक हो रही है, की वर्णन में प्रयोग की गई है। ये आवाज ब्रेक हो गई थी। मैंने ये कारिका सम्यक न श्रूयते महोदय, आवाज ध्वनि, ब्रेक हो हाँ, रही है। सम्यक आवाज न आ रही है? श्रूयते, अब आ रही है? ब्रेक हो इसके रही है, पहले वो आपने जो बोला वो सुनाई नहीं पड़ी। नहीं, वो वाइब्रेट हो रही है। इसके पहले जो बोला था ना वो समझ नहीं आया। ध्वनि किस प्रकार से हो रही है? ध्वनि लड़खड़ा रही है। वाइब्रेशंस बहुत आ रहे हैं। डबल हो रही है? केवल नहीं हो रही आवाज, वाइब्रेट हो रहा है, लड़खड़ा रही है आवाज, रुक जा रही है। समझ में नहीं आ रहा। क्या वाइब्रेशन मतलब रुक जा रही है? न हाँ, रुक श्रूयते जा रही है। महोदय, न श्रूयते सम्यक। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी आवाज मतलब गूंज रही होगी, ये कह रहे हो? गूंज नहीं रही थी, ब्रेक हो जा रही थी, आवाज टूट रही थी बीच में। गूंज रही हो ये कह रहे थे? अच्छा, फिर तो आज मुझे कि क्या होगा? आज आप ना ब्रेक होके आ रहे थे। आवाज किसकी आ रही है वो बताइए। अब आ रही है राजमणि जी, आ रही है आवाज। ब्रेक हो रहा है आवाज में? हाँ, ब्रेक इसके हो रही पहले है। पहले आवाज ब्रेक जब हो रही आवाज में थी। ब्रेक हो ना थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ हाँ, यहाँ क्या है कि मैं क्या देख रहा हूँ करना थोड़ा पड़ेगा? सा मोबाइल में भी नेटवर्क कवरेज अच्छा नहीं मिल रहा है इसमें, तो जिस कारण से ये ब्रेकिंग हो जा रही है इस टाइम। कोशिश करते हैं हो जाए तो, अन्यथा हम फिर इस पार्ट को रिकॉर्ड कर देंगे कोई एक अच्छा समय लेकर के, हो सके तो मॉर्निंग में कर देंगे, थोड़ा सा ही तो अच्छा है ये। ठीक है, अब आवाज आ रही है आपकी, अब लग रहा हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, अब आ रही है। ऐसी दिक्कत नहीं है श्याम जी, यहाँ पर अब ये हो गया है ना कि थोड़ा स्थान चेंज होने से प्रॉपर नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ नेटवर्क की जो स्पीड है वो बहुत ही संतोषप्रद नहीं है। आवाज आ रही है। अब आ रही है, हो जाएगा। अब आए ऐसा ही तो ये है कि बीच में ब्रेक करेगी हाँ, तो हो आप मुझे जाएगा। बताइएगा, मैं थोड़ा उस बात को 2-3 बार कहूंगा, संभवतः हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रयास करते हैं भाई हो जाए तो। तो में तो ठीक है राजमणि जी, हाँ कहिए। अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। हाँ, तो बीच में हाँ कहना है जिससे मुझे पता लगे कि मेरी आवाज कंटिन्यू पहुंच रही है। जी है? जी एक बीच में हाँ हाँ कहते जाना है। जी।
यह जो कारिका है ये अथर्ववेद का श्रुति वाक्य है। इसको पतंजलि जी ने अपने महाभाष्य में भी पढ़ा है। अथर्ववेद में इसका ब्रह्मपरक व्याख्यान किया गया है इस कारिका का, और पतंजलि जी ने ये अव्यय की परिभाषा के रूप में इसे प्रस्तुत किया है। जी इसका अन्वय क्या है, अन्वय देखते हैं। इसके अन्वय की हमें दो प्रकार परिलक्षित हुए। पुरुषोत्तम जी है क्या नहीं आज? हाँ, पुरुषोत्तम जी शायद आज नहीं है। अब आजकल क्या है ना, शादी आदि बहुत आ गई हैं तो लोग इधर उधर बिजी हो रखे हैं। खैर कोई बात नहीं। दो तरीके से इसका हमें अन्वय मिला, तो हमने एक तरीका उसमें जो लगा वो सही उस तरीके से किया। हमने क्या रखा, यन्न वेति तदव्ययम को पहले रख करके, देखिए जो यन्न वेति तदव्ययम जो यहाँ बात में है उससे यहाँ पर अन्वय क्रम में पहले रख करके व्याख्यान किया। इससे हमें लगता है थोड़ा ज्यादा सौकर्य होगा। दो प्रकार के अन्वय हैं, किन्हीं में तो यन्न वेति तदव्ययम यह अंतिम में दिया गया है, ठीक है। हाँ अंतिम में। तो ये दो तरीके हैं, अन्वय क्रम में बाद में रखते हैं, पर हमें अन्वय क्रम में पहले रखना क्यों ज्यादा अच्छा लगा आइए बताते हैं। जब हमने अब कह दिया यन्न वेति तदव्ययम, देखो यहां से प्रारंभ करिए। यन्न वेत्ति तदव्ययम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु सदृशम अस्ति। एक क्रिया के अध्याय से काम चल गया, ठीक है। अच्छा, और हमें मतलब वो ज्ञात पदार्थ हो गया जिसके विषय में हम कह रहे हैं, वो अव्ययम हमें पता चल गया कि किसके बारे में कथन कहा जा रहा है, त्रिषु लिंगेषु इत्यादि। अब यदि इसे बाद में रख करके अन्वय करते हैं तो उसको ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु सदृशम अस्ति यन्न वेत्ति तदव्ययम, ऐसे हमें कहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें आकांक्षाएं रहेंगी, तो उसका बाद में अलग ही समन हो जाएगा। तो पहले रखने दो तरीके मिले। एक किताब में हमें पहले ऐसा मिला तो हमें ये ज्यादा रुचिकर लगा, तो हमने उसी क्रम को यहाँ पे रखा है। ये तो हो गया इसका अन्वय प्रकार। अन्वय का मतलब होता है कि आपके जो कर्ता क्रिया कर्म और उनके विशेषणों को एक सही क्रम में लगा करके एक पूरा वाक्य विन्यास करके उसका अर्थ करना अच्छे तरीके से, ये कहलाता है। ठीक है राजमणि जी। तो अब देखिए इसकी व्याख्या में क्या चीज है कि यत् शब्द स्वरूपम। देखो यहाँ पर यन्न दो चीज आई है ना, यन्न। व्याख्या में उसको थोड़ा खोल दिया गया है कि यत् न है, यत् न व्यक्ति। तो यत् का मतलब क्या है, यत् शब्द स्वरूपम है। पहले हमने यत् का अर्थ पदम कर दिया था, वो भी सही है, लेकिन उन्होंने शब्द स्वरूपम ऐसा भी अर्थ दिया है कि हेमराज से प्रकाशित एक कौमुदी है उसमें, तो हमें ये और अच्छा लगा। यानी कि यत् शब्द स्वरूपम, जो ये शब्द स्वरूप है वो न व्येति। न व्येति का मतलब क्या है, विकारम प्राप्त नहीं करता है, जो शब्द स्वरूप विकार प्राप्त नहीं करता है। तद अव्ययम है, वो अव्यय होता है। तो तद अव्ययम का मतलब, अव्ययम का भी शाब्दिक अर्थ अब आप देखिए। शाब्दिक अर्थ क्या है कि नास्ति व्ययः, व्ययः अर्थात विकृति, या फिर कहिए विनाश, विनाशो यस्य, जिसमें विकृति नहीं है, या फिर कहे जिसका विनाश नहीं है, वो अव्यय कहलाए। बात आ गई समझ में? तो यत न व्येति तद अव्ययम, यत अर्थात शब्द स्वरूपम, न व्येति विकारम न प्राप्नोति तद अव्ययम, वो अव्यय है। और वो अव्यय कैसा है, अभी यहाँ पर इसको पूरा खत्म नहीं किया कि तद अव्ययम, वो जो अव्यय है वो त्रिषु लिंगेषु, त्रिषु लिंगेषु अर्थात स्त्री पुंसकेषु, ये तीन ही तो लिंग है ना। तो स्त्री पुंसकेषु और सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में। सर्वा विभक्ति का मतलब, विभक्ति का मतलब यहाँ पर आपको वो नहीं लेना है सु इस प्रकार का है अलग अलग, बल्कि यहाँ पर विभक्ति से, हालांकि विभक्ति जो संज्ञा है उन्हीं की है, लेकिन यहाँ पर आपको कर्म कर्ण
इत्यादि कारक लेने हैं विभक्तियों से, क्योंकि वो भी तो क्या है, ठीक है, ये चीजों को आपको ग्रहण करना है, ऐसा व्याख्याकार है उनका मत है। तो इसलिए हमें सर्वासु विभक्तिषु की व्याख्या की कि कर्म करणादि कारकेषु, ये कि वो विकार को प्राप्त नहीं होता है वो शब्द स्वरूप, कुत्र कि कर्म करणाधिकारकेषु सर्वासु विभक्तिषु अर्थात कर्म करणाधिकारकेषु और वचनेषु च सर्वेषु। इसका क्या अर्थ है? वचनेषु सर्वेषु का अर्थ है कि एकत्व द्वित्व बहुत्वेषु, जो एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं ना, कहीं उन सब जगह एकत्व द्वित्व बहुत्वेषु वो कैसा होता है? सदृशम, सदृशम अर्थात एक प्रकारकम अस्ति, वो एक प्रकार का ही है। क्योंकि देखो इसमें एक सदृशम शब्द दिया है, तो उसको त्रिषु लिंगेषु सदृशम, सर्वासु विभक्तिषु सदृशम, पुनः कीदृशम और वचनेषु च सर्वेषु सदृशम। उस सदृश को सब जगह जोड़ दे, मैंने उसे यहाँ अंतिम में एक साथ जोड़ दिया है। आप अपने सौकर्य के लिए अलग अलग करके भी जोड़ करके कह सकते हो ये नवेती द्रव्य है। बात आई समझ में? उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि हमारा एक तत्रव्य है जो आपने पढ़ा, आप पुल्लिंग प्रयोग करते हो तब भी कहोगे तत्र घटे। तत्र में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तत्र शालायाम और तत्र नगरे नपुंसक लिंग हो, नगर शब्द नपुंसक लिंग है, तब भी प्रयोग वही के वही होंगे। तत्र में कोई भी बदलाव नहीं है और सब चीज बदल रही है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, तत्र तत्र जैसा ही। तो ये तो बात हो गई कि यह जो है कि त्रिषु लिंगेषु समान, तीनों लिंगों में समान होगा, विभक्तियों में समान है ये, ठीक है। और वचन में भी ये समान ही रहना है। यहाँ पर तत्र अव्यय से उदाहरण दिया गया। इस प्रकार के जो अनेक अव्यय हैं आपने पढ़े हैं, उन सबका यही हालचाल है, वो सब ऐसे ही रहते हैं यथावत, चाहे कैसा भी उनका विशेष से आप प्रयोग कर दीजिए, उनको एक जैसा ही रहना है जैसे वो है, उनमें बदलाव नहीं होना है। बात आई समझ में? जी जी। तत्र शालायाम उदाहरण को हम पिछली क्लास में भी दे चुके हैं, वहां टाप वगैरह नहीं हुआ इत्यादि बताकर। तो इस कारिका का व्याख्या आपको समझ में आ गई हो, क्यों जी? आ गई। हाँ हाँ, तो ये है एक कारिका, एक आपने। इसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने सिद्धांत कौमुदीकार का अनुकरण करते हुए एक श्लोक और लिखा है। वो श्लोक है आपका इधर वाला कि वष्टि भागुरी दल्लोप मवाप्यो रूपसर्गयो आपम चैव हलंतानाम यथा वाचा निषादिशा। एक और ये दिया, और ये नीचे तो उदाहरण दिए हैं, ये कोई कारिका नहीं है, समझे ना, ये भूल मत करना, ऊपर वाली ही है बस। ये है कारिका। आचार्य भागुरी बताए जाते हैं कि ये पाणिनि से भी पूर्ववर्ती आचार्य रहे, ऐसा इतिहासकारों का मत है। तो उनका एक मत यहाँ पर प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि ये मत काशिकाकार की रीति से सिद्धांत कौमुदीकार ने उद्धृत किया, और सिद्धांत कौमुदीकार ने किया तो लघु सिद्धांत कौमुदी में भी इस मत को उद्धृत किया है। हालांकि ये जो मत है नागेश आदि आचार्य हैं, नव्य आचार्य, उनके द्वारा ये दूसरे तरीकों से भी सिद्ध हो सकता है, पर पहले आप ये मत समझ लीजिए कि मत क्या है, ठीक है। और आपको इसे पढ़ के आनंद आ जाएगा कि अरे वाह, ये किस प्रकार का भी मत आपको पढ़ने में मिलेगा कि इसके आपको बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट होता है ये वष्टि भगुरी रल्लोपा, थोड़ा इसका समन्वय कर दे। अन्वय प्रकार क्या है? इसमें भी अन्वय के दो प्रकार हमें मिले, लेकिन हमने जिस तरीके से अन्वय किया उस प्रकार का एक अन्वय भी है। तो क्या करना है यहाँ पर कि भागुरी कैसे स्टार्ट करना है? देखो केवल अन्वय अन्वय, इसका कोई व्याख्या नहीं है। जो ये वाला श्लोक यहाँ दिया हुआ है, बस इसको एक सही क्रम में लगा दिया है, और ये नीचे वाली लाइन को भी इस वाली कैसे किया है इसे, तो वो आप देखें क्या है यहाँ पर कि भागुरी ही अब अप्यो उपसर्गयो हो अल्लोपम। एक तो यहां तक रुक जाइए,
कि भागुरी अर्थात ये भागुरी नाम के जो आचार्य हैं वो अव अप्यो हो, एक अव और अप है, अपी नाम के जो उपसर्ग हैं उनके अल्लोपम, उनके अल्लोप को क्या है, अल्लोप को करना चाहते हैं, क्रिया आगे है, वष्टि क्रिया आगे दी। और अगला देखिए दोनों को एक क्रिया के साथ जोड़ दिया है हमने आगे चल के। सबसे पहला वाक्य भागुरी अव अप्यो उपसर्गयो अल्लोपम हलंता नाम आपम चैव वष्टि, और हलंत शब्दों से आप भी चाहते हैं, वष्टि, वष्टि मतलब इच्छति, हम आगे व्याख्या करेंगे, जैसे यथा वाचा दिशा निशा और बगा अवगाह पिधानम अपिधानम इत्यादि। इस तरीके से नीचे वाली लाइन को अन्वय क्रम में जोड़ दिया गया है, जिससे कि कदाचित इस अन्वय से ही अर्थ की अवगति हो जाए। आइए इसके अर्थ में अब जाते हैं कि अर्थ क्या होता है इसका। एक एक पद का अर्थ देखिए, जैसे भागुरी तो एतन नामनो व्याकरणाचार्य, इस नाम के व्याकरण के आचार्य। अव अप्यो हो उपसर्गयो हो, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने उसे ऐसा ही कैसा लिख दिया है। अब और जो अपी नाम के जो दो उपसर्ग हैं उनके अल्लोपम, अल्लोपम मतलब आदि अकारस्य लोपम, ठीक है, अकारस्य लोपम वष्टि, वष्टि अर्थात इच्छति, अर्थात जो आपके ये भागुरी नाम के आचार्य हैं वो ये चाहते हैं कि अब इस उपसर्ग में और अपी इस उपसर्ग में भी क्या हो जाए, अल्लोप अर्थात आकार का लोप हो जाए। जैसे आगे यथा में देखिए वो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे वगाह, वगाह आकार का लोप करके, और वास्तविक है क्या, ये अवगाह, अब उपसर्ग है और गाह ये क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भागुरी नाम के जो आचार्य हैं वो वगाह प्रयोग करना चाहते हैं ठीक है, किंतु होता ये विकल्प से है, अतः अवगाह ऐसा भी साधु, ठीक है। पिधानम, अब आप देखिए क्या, पिधानम और अपिधानम, अपी लगा दिया तो अपिधानम, पिधानम, देखो वगाह अवगाह इनका तो आप जानते हो स्नान करना अर्थ है, और पिधानम मतलब बंद, और अपिधानम का भी वही अर्थ है, अर्थ में चेंज नहीं है, उसका लोप होने के बावजूद अर्थ सेम रहेगा। तो आप कहोगे कि इस प्रकार का क्या साहित्यिक प्रयोग मिलता है? अरे जी बहुत मिलते हैं। पूर्वा परौतो यनिधि वगाह्य स्थिता पृथिव्याम इव मानदंड, है क्या नहीं, कितना प्रसिद्ध है, पहला ही अस्त्युत्तर श्याम वाला है। तो क्या उसमें दिया, वगाह्य, वगाह्य अवगाह्य नहीं दिया, वगाह्य दिया, तो आकार का लोप वो भागुरी नाम के आचार्य के अनुसार वो आकार का लोप हुआ है, ऐसा मानकर, ठीक है। तो इत्यादिशु, इत्यादिशु का मतलब आप केवल इतने ही मत समझ लेना कि जो यहाँ पर ये वगाह वगाह अपिधानम अपिधानम दिए, यही और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण, उन उदाहरणों को भी हम आपको पहले दिखाना चाहेंगे, उसके बाद में अन्य अर्थ करेंगे इसका जो आगे बचा हुआ है। उसका एक स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है उस पुस्तक से, आप उसे भी देख लें। तो ये देखिए, इसी तरीके से जो प्रयोग में आने वाले हैं, जैसे अवतंसः और वतंसः दोनों ही प्रयोग होते हैं। इन्होंने एक माघ का उदाहरण भी दिया है, यैर वतंस कुसुमई प्रियमेता, तो देखो वतंस है यहाँ पर, अवतंस नहीं, तो आप इससे भी समझ जाओगे कि ये क्या है। तो ये बिना मत जाने आप वहां समझ नहीं पाते कि आकार कहाँ चला गया, बाकी इसका अर्थ क्या होगा। और भी देखिए आप, तो इन्होंने एक नेसद का भी उदाहरण दिया है इसमें, अवस्था और वस्था दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं, और वो प्रयोग भी किए गए हैं। एक महावीर चरितम नाम का एक ग्रंथ है, कुंभोप्येताम पितु रोपनताम वीक्ष्यवस्थाम वपुष्मान, उनकी अवस्था को देख करके, तो यहाँ अवस्थाम किया गया है केवल प्रयोग, वीक्ष्यवस्थाम, ठीक है।
और अवस्था में भी प्रयोग आता है, दोनों ही प्रयोग होते हैं। इन्होंने नीति का भी अवस्था भी किया है, अवस्था वस्तुनि प्रथयति इत्यादि से। ठीक है जी। जी जी। और देखिए अवक्रय पर ये दो ही उपसर्गों के साथ ये नियम लागू है, ध्यान रखना। अब और अपि जो कहा है, औरों को मत घसीट लेना है इसमें, ठीक है जी। हाँ, तो जैसे अवक्रय होता है तो वक्रय ये भी होगा। और ये है आपका भगुरी का मत। इन्होंने अवक्रय वक्रय, एक अवक्रमः एक वक्रमः, तो ये अव और अपि इन दो उपसर्गों के साथ ये नियम है, औरों के साथ नहीं है। ये अकार लोप जो है भगुरी का, इसके आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने आधे की जो व्याख्या है वो समझ ली है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब आगे है इसमें कि आप यहां तक पढ़ दिए हो तथा, अब तथा से आगे आगे चलना है कि तथा हलंता नाम, और जो हलंत है, हलंता नाम इत्युक्ते हलंत शब्दानाम, आपम आपम इत्युक्ते टाप प्रत्ययम। और ये आचार्य क्या चाहते हैं कि हलंत शब्दों से टाप हो जाए, है आपम चैव, यहां पर एक आया था ना आपम चैव हलंता नाम, तो भैया चैव का क्या अर्थ है? तो चा को तो अलग कर दीजिए, ठीक है। उसमें से एव को यदि निकालोगे तो एव का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, च तो यहाँ पर और के अर्थ में आया हुआ है, एव का लेकिन कोई अर्थ नहीं है। इसलिए लिखा है टीकाकारों ने कि पाद पूर्त्यर्थ का एव शब्द, यह एव शब्द यहाँ पर इसलिए डाला आपम चैव हलंता नाम में कि पाद की पूर्ति हो जाए, नहीं तो ये अक्षर कम रह जाते, आपम चैव हलंता नाम। तो एव शब्द पाद पूर्त्यर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। समझ गए ना पाद पूर्ति में कैसे प्रयोग होते हैं। तो क्या निकला? हलंता नाम अर्थात हलंत शब्दानाम, आपम अर्थात टाप प्रत्ययम, वष्टि अर्थात इक्षति। कौन इक्षति? भागुरी आचार्य। भागुरी को कर्ता को हमने पहले ही रख दिया है, और पुस्तकों में कर्ता को बाद में रखा गया है वष्टि के साथ, ठीक है, वो भी एक प्रकार है। तो वष्टि अर्थात इक्षति। और ये क्या चाहते हैं ये आचार्य? देखो पाणिनि का तो नियम ये कहता है कि जैसे आपका ये वाच शब्द है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है यथा वाचा दिशा निशा, पाणिनि के अनुसार तो देखिए वाच शब्द हलंत है, आपने पढ़ा है पीछे, ठीक है। अजंत, इसको हलंत स्त्रीलिंग में पढ़ा था आपने वाच शब्द को। एक निस शब्द है, ये सकारांतों में पढ़ा है आपने, ये हलंत है। और एक दिस शब्द है, ये भी सकारांत है। इनसे कभी भी टाप प्रत्यय नहीं हो सकता था मित्रों, क्योंकि ये शब्द अदंत नहीं थे, ठीक है। अदंत न होने से इनसे टाप प्रत्यय नहीं हो सकता था। किंतु क्या हुआ, भागुरी नाम के आचार्य ने चाहा कि इन हलंतों से भी टाप हो जाए। तो जैसे अब क्या होगा, अब इनके जो रूप है, एक बार वाक वाक वाचा वाचा, वैसे तो आपने समझे हैं, वो तो है ही, लेकिन अब ये वाच है, ये बाचा, इसका बाचा भी प्रयोग होगा। ये तो बाच करो या बाचा करो, बाचा अर्थ समान है, पर इसके रूप कैसे चलेंगे? अब रमा की तरह चला, वाचा वाचे वाचा, वाचा, वाचा। ऐसे ही निस शब्द सकारांत तो है, और साथ में वो आकारांत भी है, तो निशा निशे निशा ये भी बना सकते हो आप रमावत रूप चला के। ऐसे ही दिस शब्द दिक दिक दिशा 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 इत्यादि ये भी आप बना सकते हो। और लेकिन दिशा दिशे दिशा इस प्रकार का आकारांत रूप भी उसका बना सकते हो। ऐसा कौन चाहते हैं? ऐसे भगुरी नाम के आचार्य चाहते हैं। भगुरी नाम के आचार्य ने दो चीजें चाही, एक तो अप और अपी, वो अपी और अब, इन दो उपसर्गों के आदि में जो आकार है उनका लोप चाहा है। और उन्होंने वाचा दिशा निशा, ये जो हलंत शब्द थे उनमें इत्यादिशु मतलब और भी है इस प्रकार के, उनमें क्या चाहा है? टाप करना चाहा है, टाप प्रत्ययम वष्टि, टाप प्रत्यय को करना चाहा है, ठीक है।
इति अव्ययानी, यही अव्यय प्रकरण है। अब क्या है, इस प्रकार के और भी शब्द हैं जहां पर आपको उन हलंतों से भी टाप मिल जाता है, तो वो 2 प्रकार के हो जाएंगे। उनकी भी आपको लिस्ट दिखा देते हैं, जिससे आपको ये इन्हें पहचान लोगे आप इस प्रकार के शब्दों को। चलिए ये देखिए आप, सबसे पहले तो देख ही रहे हो वाच। वाच तो पाणिनि के मत के अनुसार होगा, और भागुरी मत के अनुसार ये होगा वाचा। निस पाणिनि अनुसार, निशा भागुरी अनुसार। दिस दिशा, शुद्ध क्षुधा, भूख को कहते हैं, ठीक है। गिर वाणी, और इनके अनुसार गिरा भी होगा, तो 2 तरीके का रूप होगा, ठीक है। त्रिश त्रिषा, रुज रुजा, और मुद मुदा। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं इस मत को? जी कितना बिल्कुल, जोरदार मत है ये। बहुत जोरदार है। और आइए इसके कुछ और शब्दों को और पढ़ते हैं, तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी इनसे, कह रहे ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते। प्रतिपद, जिसको आप कहते हैं ना, ये आज प्रतिपद तिथि है, पहली तिथि। और प्रतिपदा भी कह सकते हो, प्रतिपदा दोनों है पड़वा तिथि के लिए। वीरुध और वीरुधा है, बेल के लिए कहते हैं। और भी देखिए, दृश और दृशा नेत्र को कहते हैं। सुच सुचा, रुष रुषा, विपद विपदा, आपद आपदा, रुच रुचा, मृद मृदा, त्वच त्वचा, तुष तुषा। कहने का मतलब क्या है कि एवं जातीय का इस प्रकार के यदि आपको अन्य भी परिलक्षित हों, तो आप ये समझना कि इनमें जो ये आकारांत प्रयोग हो रहे हैं, ये भगुरी नाम के आचार्य के कारण हो रहे हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। यह जो पूरा मत है भगुरी आचार्य का, ये जैसा काशिका और में कहा गया, कौमुदी में कहा गया, लक कौमुदी में भी वैसा ही का वैसा आया है। लेकिन इससे जो हमारे नए आचार्य हैं नागेश, वो सहमत नहीं है भगुरी के मत से। वो क्यों नहीं सहमत है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। आचार्य नागेश इस प्रकार के नागेश हैं कि वो खुद के लिए कहते हैं, पातंजल महाभाष्य कृत भूरे परिश्रम। पतंजलि के महाभाष्य में उन्होंने खूब परिश्रम किया है। तो वो वो ये नहीं कहते कि इस प्रकार के प्रयोग नहीं बनते हैं, इस प्रकार के प्रयोग बनते हैं। मैंने आपको कालिदासीय प्रयोग दिखाए हैं, पूर्वा परौ तो नदी बगाई है, वहां पर आकार नहीं है, अवगाह्य नहीं है, वहां बगाई है। इस प्रकार के प्रयोग लोक में होते हैं। जैसे आपका वाच भी प्रयोग होता है तो वाचा भी प्रयोग होता है, दिस होता है तो दिशा भी प्रयोग होता है, प्रयोग तो होते हैं। लेकिन नागेश का ये कहना है कि यह भगुरी का जो वचन है, ये महाभाष्यकार ने नहीं कहा है। यदि न्याय प्रातिपदिका सूत्र के भाष्य का पर्यालोचन किया जाए तो तदनुसार ये लगता है कि ये मत न तो पतंजलि जी को इष्ट है और न ही उसे कंठ रवेण उन्होंने कहीं कहा है। पुरुषोत्तम जी ध्यान रखिए, आ गए हो ना? हाँ चलो, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि इस प्रकार के जो प्रयोग हैं, जो कि उनको प्रशोदरादित्वात् साधु माना है। और जहां पर ये टाप वगैरह की बात आई है कि यहाँ टाप वगैरह करना है, तो अजादि गण को आकृति गण मान करके उसकी कथनचित उन्होंने सिद्धि की है। उनका जो मत है वो लोकशब्द शेखर में यदि जिज्ञासा है तो देख लेना चाहिए, उधर उन्होंने विस्तार से लिखा है और भी कुछ अन्य शब्दों के विषय में लिखा है। पर हम तो यहाँ लघुमती को पढ़ रहे हैं, हमें तो क्योंकि पुरुषोत्तम जी ने एक टच कर दिया था पिछले क्लास में कि ये कारिका का क्या है, तो हमने थोड़ा सा उसके विषय में कहा है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं मल्लिनाथ के अनुसार कि मूल विषय को ज्यादा से ज्यादा आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तो आज हम इतना ही बता करके, व्याकरण तो अनंत है, आपको यदि ज्यादा जिज्ञासा है तो उन शास्त्रों में जाके देखिए। हम यहाँ पर स्वल्प थोड़ा प्रकट करके आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। तो हमारा पूर्वार्ध यहाँ पर आज समाप्त होता है। अब हमारा उत्तरार्ध लघु सिद्धांत कौमुदी का आरंभ होगा। मैं कह रहा हूं मित्रों, उत्तरार्ध
भी उतना ही आवश्यक है जैसे पूर्वार्ध में संधि आवश्यक है। तो संधि के तो बिना व्याकरण आ ही नहीं सकता, आप ये समझ लीजिए। संधियों के कमाल के कारण आपने ये सभी हलंत शब्दों के रूप कितने अच्छे से समझ लिए, वो सब संधियों का ही कमाल है सब जगह। और अजंतों में अजंत शब्द थे तो संधियों के कमाल आए थे, उससे मिल करके सब बना। अब जो है आपको देखो कितनी दिक्कत होती है कि अमुक धातु का क्या रूप बनेगा, उस लकार में क्या बनेगा, ये वो क्या होगा। तो हम उसके रटने से बचेंगे, बल्कि हम कुछ उनके यदि चुनिंदा नियमों को जान लें तो हम अब क्या हो सकता है कि उस जो नियम है जो कि तिप्तस जी सिप्तस का थोड़ा प्रत्ययों का निर्देश करके और भूआदि प्रकृति का निर्देश करके और बीच में थोड़े नियम बना दिए हैं कि प्रकृति के स्थान पर ये वाले आदेश कर लेना, प्रत्यय के स्थान पर ये वाले आदेश कर लेना। ऐसे करके जो तमाम रूप बनते हैं धातुओं से, आप जानते ही हो कि एक धातु से कम 10 लकार होते हैं, ठीक है ना। एक धातु के 10 लकार होते हैं, एक लकार में 9 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, मैं बिना विकल्प के बता रहा हूँ, विकल्प कर दोगे तो और ज्यादा दिक्कत पड़ जाएगी। तो आप देख लीजिए 10 लकार 9 रूप, तो ये 90 तो सीधे सीधे हो गए। यदि वो धातु आत्मनेपदी मतलब उभयपदी हो जाएगी तो 180 बनेंगे उसके, 9 परस्मयी पद के और 9 जो है उसके आत्मनेपद के। इतने सारे रूपों को हम कैसे याद रखेंगे, वो भी 10 लकारों में अलग अलग। तो ये एक तरीका है जो हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जानेंगे कि हम बिना रटे, केवल हमें नियम स्मरण रखने, ऐसा होने पर ऐसा हो जाता है, हम उन रूपों को सबको चलाना सीख जाएंगे। तो व्याकरण संस्कृत वाङ्मय की कही, संस्कृत वाङ्मय की वॉक वैन, जिसको यह आता है ये पूरा तिङंत प्रकरण, वो ये समझ लीजिए किसी भी शब्द का अर्थ करने में यदि आपको श्लोकों का अर्थ करने में कठिनाई होती है, अब कठिनाई नहीं होने वाली। आप श्लोक पढ़ेंगे, पढ़ते ही अर्थ की अवगति हो जाएगी, उस क्रियापद को आप तुरंत झट से ढूंढ लिया करेंगे और समझ लिया करेंगे। क्योंकि संस्कृतज्ञों के आगे ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि वो ये चाहते हैं, उनकी इच्छा रहती है कि नहीं हमें श्लोक से सीधा अर्थ आता। अब वो कैसे आएगा, बिना इस प्रकरण को पढ़े नहीं आ सकता था। मैंने भी जब तक ये प्रकरण नहीं पढ़ा था अपनी बाल्यावस्था में, छात्रावस्था में, तो मुझे नहीं आता था वास्तव। लेकिन जब ये प्रकरण पढ़ लिया तो मुझे ज्ञान हो गया, क्योंकि हर एक शब्द कोई न कोई धातु से बना है। उस धातु के अर्थ को यदि आप जानते हो तो निश्चित है कि आप फिर अर्थ समझने लग जाओगे, ठीक है। तो ये आवश्यक है। तो अर्थ जानने के लिए श्लोकों का बस यही है कि एक तो आपका ये धातु का ये पूरा तिङंत का चैप्टर तैयार हो जाए और फिर आप श्लोकों को यथावत प्रयास करें थोड़ा अर्थ करने का। कुछ पद नहीं आए तो उन्हें उससे देख लें झटती, तो आप निश्चित ही इसे करने में समर्थ हो जाओगे। तो हमारा अगला कार्यक्रम क्या है, अगला कार्यक्रम टेस्टों का है। अब हम आने वाले एक सप्ताह के भीतर देखते हैं कितने सारे टेस्ट आयोजित कर पाते हैं। तो हमारा हलंत पुल्लिंग सेकंड का, उसके बाद स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का और अव्यय का, ये 4 टेस्ट बचे हुए हैं। इनको लेकर के और यहाँ पूर्वार्ध तक का आप लोग को सर्टिफिकेट जारी करके फिर हम वादिगण में चलेंगे। तो जब तक के लिए आपको थोड़ा समय मिल रहा है, तैयारी करिएगा, पिछले प्रकरण को भूलिएगा नहीं। नहीं भूलने का एक ही तरीका है, आप उसका अभ्यास करते रहे तो आप नहीं, या फिर किसी को उसे पढ़ा दें, बता दें, कुछ भी कर, पर आप यदि अभ्यास नहीं करोगे तो बहुत अच्छा समझ के भी भूल जाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो आपको सब अभ्यास करना है निश्चित। आप भैया एक रिक्वेस्ट करेंगे कि तिङंत जितना जल्दी प्रारंभ हो जाए उतना ही बेहतर होगा। करेंगे हम, थोड़ा ये टेस्ट करके करेंगे, है टेस्ट तो भैया के लिए, टेस्ट तो है ही भी। हाँ, क्या कह रहे हो? टेस्ट तो है ही, वो तो यथाक्रम प्रचलन होता ही है, लेकिन तिङंत की बहुत आवश्यकता है और यथा शीघ्र हो जाए तो हम बिल्कुल तिङंत का हम थोड़ा सा ये प्रचार भी थोड़ा कर देते हैं, और लोग जो जुड़ना चाहेंगे वो भी जुड़ जाएंगे इसमें, जो हमें फेसबुक से सुनते हैं। बहुत लोग कहते हैं जुड़ने के लिए, तो उन लोगों से आप भी यदि और लोगों को जोड़ना चाहें तो उनसे एक ही बात कहना, आपको संधि का ज्ञान है कि नहीं। अच संधि हल संधि का बस अच्छा सा ज्ञान हो, विसर्ग संधि का नहीं हो तब भी चलेगा। 2 का ज्ञान अच्छा हो तो वो तिङंत को समझने लगेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। आपको 2 ही धातु में सिर्फ सही से पढ़नी है, भू और रेत धातु। मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा प्रकरण को बहुत दिमाग से नहीं, 2 ही में नियम ज्यादा है, सबसे ज्यादा भू धातु और रेत धातु। इसको ठीक से समझ लीजिए, पूरा तिङंत प्रकरण आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। है जैसे मैं कुछ चीज आपको बता देता हूं कि जैसे
एक राक्षस की जान उस चिड़िया में रहती थी ना, ऐसे ही मैं उस चिड़िया को आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार की जान कहाँ पर है, आप कैसे जल्दी समझ सकते हैं। तो ये दो में समझना पड़ेगा। हम तिङंत को बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। हमने हर एक प्रकरण को बहुत ही नए क्रम में प्रस्तुत किया है, उसको सार्वभौमिक रूप दे करके और कुछ फेर बदल करके, क्योंकि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मेरा दिमाग, मुझे सबसे ज्यादा जो खर्च करना पड़ता है इसी चीज में खर्च करना पड़ता है कि मैं आप लोगों को समझाऊं कैसे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी रहती है। मेरे लिए वो विषय समझना परेशानी नहीं है, उसे मैं बहुत समझा हुआ हूं, उसे मैं बहुत पढ़ा हुआ हूं लोगों से और बहुत बार पढ़ा लिया हूं उस विषय को। मेरे लिए विषय की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है उसका मैं प्रस्तुतिकरण आप लोगों के सामने कैसे करूं कि आप लोग झटती समझ जाएं और चिरकाल तक याद रखें, उसे भूलें। तो इसमें थोड़ा मुझे वक्त लगता है। तो खैर आज हम यहीं तक रखते हैं। तिङंत प्रकरण को हम आपने कहा है जल्दी से हम प्रारंभ करने की कोशिश करेंगे, और सबसे पहले हम टेस्ट लेते हैं, वो बहुत जरूरी है आप लोगों को प्रमाण पत्र जो देना है इसलिए। ठीक है, तो चलिए समापन कर लेते हैं। हमें लगता है कि अब हमारी क्लास हो जाया करेगी। थोड़ा सा शुरुआत में कुछ दिक्कत आई थी, विघ्न विनायक की कुछ थोड़ा शायद स्तुति नहीं कर पाए थे इस कारण से। तो चलिए समापन करते हैं। आपको यदि कोई प्रश्न हो तो वो पूछ भी सकते हैं, अन्यथा टिप्पणी करके कभी भी पूछ लेना ग्रुप के माध्यम से ऐसे। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी, प्रणाम। प्रणम्यते भैया। महादेव महादेव।